नमस्कार, मैं तुम्हारा भूमि से रोहित शर्मा। आप मेरे साथ हैं और आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन के बारे में। भारत में किसान आंदोलन का एक लंबा इतिहास रहा है और इस लंबे इतिहास में किसान आंदोलन ने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं, बड़ी बड़ी शहादतें दी है और बड़ी बड़ी सत्ताओं का चूल हिलाया है। बावजूद इसके भारत में किसान मूवमेंट किस तरह से चला है, ये हम समझेंगे आज के इस वीडियो में, आज के इस एपिसोड में। बता दो, मार्क्सवाद जब लिखा गया था कार्ल मार्क्स और एंगेल्स द्वारा, उन्होंने किसानों के ताकत को समझा था। बेशक उन्होंने दुनिया मजदूर एक हो का नारा बुलंद किया था, लेकिन उन्होंने किसानों की ताकत को समझते हुए किसान मजदूर के साथ समन्वय का भी बात उन्होंने किया था। बहरहाल हम भारत में हैं और जानते हैं भारत में किसान आंदोलन किस तरह से विकसित हुआ है, किस तरह से आगे बढ़ा है और मौजूदा स्थिति में क्या है उसकी दिशा और दशा। मेरे साथ हैं सुब्रत चटर्जी और मैं आप दर्शकों को कहना चाहूंगा कि लंबे वीडियो देखने की आदत बनाएं। लंबी वीडियो में ही आपको बहुत सारी चीजें, ज्ञान की बातें मिल सकती है और बीच में छोड़ने के साथ परिणाम निकलता है, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। सुब्रत जी, आपका समर हुए बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रोहित जी। जी, आपको आज हम लोग इस मामले पर जानना चाह रहे हैं कि भारत में जो किसान मूवमेंट है, जो अभी हम 2 साल 3 साल पहले की बात करें तो लंबा इतिहास रहा उनका है। 13 महीना का उन्होंने मूवमेंट देखा है, झेला है और शहादतें दी है, लंबी शहादतें उन्होंने प्रदान किया है देश के जनता को। तो आप से जानना चाहेंगे कि भारत में किसान मूवमेंट का क्या इतिहास रहा है, आप थोड़ा सा बताएं। देखिए रोहित जी, वैसे तो भारत में किसान और जमींदार के बीच में लड़ाई कोई 2 सदी पहले से चलती आ रही है, लेकिन अगर स्पष्ट रूप से कहा जाए, एक इतिहास के प्रस्थान बिंदु के रूप में अगर किसी समय को स्थापित करने की कोशिश की जाए या चिन्हित की जाए, तो यह आंदोलन की असल जो शुरुआत है वो गांधी जी के चंपारण में नील विद्रोह के साथ हुआ था। नील किसानों के विद्रोह के लीडरशिप देने के साथ हुआ था। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से भारत आए तो वो पूरे देश का दौरा कर रहे थे भारत को समझने के लिए, और वो पहले लीडर थे, मास लीडर थे, जिन्होंने पूरे देश की यात्रा की देश को समझने के लिए। आज जो यात्राओं की बातें होती हैं उसके जनक भी तो गांधी जी थे भारत में। तो चंपारण जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अंग्रेज जमींदार, अंग्रेजों ने भूमि हड़प ली है लोकल किसानों की और उनको जबरन नील की खेती करने पर बाध्य किया जा रहा था। अब नील की खेती के साथ विडंबना यह है कि जिस जमीन पर नील की खेती होती है उस जमीन पर सालों तक दूसरी कोई फसल नहीं उगती। नतीजा ये होता था कि जो चंपारण, जहाँ की जमीन इतनी जरखेज है कि 2-2, 3-3 फसल हुआ करती थी कभी, वो सब बंजर जमीन में परिवर्तित हो रहे थे। अब क्या है कि बड़े बड़े नील कोठियां, नील गोदाम अंग्रेजों ने वहां बना लिए, नील की खेती होने लगी। उन नील कोठियों में नील की प्रोसेसिंग होती थी। तो वहां के जो इंडिपेंडेंट किसान थे, भले ही उनकी जोतें छोटी छोटी थी, नगण्य थी, जो भी थी, वो स्वाधीन किसान थे, वो सारे के सारे खेत मजदूर में तब्दील कर दिए गए। और जो बचे खुचे थे उनको क्या किया गया कि नील कोठियों पर नील के प्रोडक्शन में जो उस समय के प्लांट्स लगे हुए थे उनमें उनको मजदूर बना लिया गया। अब इस अन्याय के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध किसानों में स्वाभाविक रोष तो था ही। देखो, आदमी चुप रहने का मतलब नहीं है कि वो हर चीज को मान लिया है, आदमी मजबूरी में भी चुप रहता है। तो गांधी जी ने इस असंतोष को पकड़ा। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ लड़ाई शुरू कर दी कि नील की जबरन खेती जो है इस पर रोक लगाई जाए। और इस ब्रिटिश गवर्नमेंट वो है क्या कि 1858 में, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, 1857 के गदर के बाद
ईस्ट इंडिया कंपनी का राज भारत में खत्म हो गया। ब्रिटिश औपनिवेशवाद जो हम कहते हैं भारत में, जो 200 साल का इतिहास, जो 1757 में पलासी की लड़ाई के बाद शुरू हुई थी और 1947 में जाकर 190 सालों बाद खत्म हुआ, तो उसको हम लोग दो हिस्से में बांट कर देखते हैं, तब बातें चीजें समझ में आती है। एक है 1757 से लेकर 1857 तक का 100 साल का इतिहास, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास था। उसमें कंपनी देश पर राज कर रही थी, भले ही वो कंपनी के पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन था। लेकिन 1857 के गदर के बाद स्थितियां इतनी बिगड़ी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि अब किसी कंपनी के हाथों भारत जैसे विशाल देश को सौंपकर आप उसका आर्थिक दोहन नहीं कर सकते। बहुत दिन तक लोग उखाड़ फेंकेंगे। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में सत्ता ले ली और ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। तो सही मायने में कहा जाए तो ब्रिटिश औपनिवेशवाद जो है उसका जो भारत का इतिहास है, उसका दूसरा फेज शुरू हो गया 1858 में। और ये जो शुरुआत हुई, इसमें आपको बहुत सारे सुधार भी देखने को मिलेंगे, बहुत सारे टेक्नोलॉजी का इंडक्शन भारत में देखने को मिलेगा, जैसे रेल, पोस्टल सर्विसेज वगैरह वगैरह, जैसे आज भी हम जानते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, डीएमडीसी साहब जो कहा जाता है, ये सारी चीजें तो अंग्रेजों में भी ना। तो हो क्या रहा था कि एक कंपनी की कोई नैतिक जिम्मेदारी किसी देश के बारे में या किसी लोगों के, किसी जनता के बारे में नहीं होती है। उनका ध्येय पूरी तरह से आर्थिक दोहन होता है। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में बागडोर ली, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट दो फ्रंट पर लड़ाई लड़ रही थी। एक तो भारत में उसकी लड़ाई थी कि पूरे भारतीयों का विश्वास जीता जाए किसी तरह से, ताकि उनको विश्वास में लेकर उनका आर्थिक दोहन किया जाए। एक मजेदार बात है इसका इंपीरियलिज्म का सबसे मजेदार पक्ष यही होता है कि वो जिस देश पर कब्जा करता है वहां के लोगों का विश्वास में लेकर तब उसका आर्थिक दोहन करता है। जब कंपनियों को विश्वास में लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये पैराडिम शिफ्ट होता है पॉलिसी में। इसको एक नीतिगत परिवर्तन आप कह सकते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आई, आपने देखा होगा बंगाल रेनेसां में किस तरह से ब्रिटिश गवर्नर्स ने राजा राम मोहन राय का साथ दिया वगैरह वगैरह हुए, तो बहुत बात की चीजें हैं। पहले चंपारण से शुरू करो, तो चंपारण में जो नील कोठियां थी वो किसकी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पर जब प्रेशर पड़ा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि गांधी जी एक विद्रोह की शुरुआत किसानों के माध्यम से शुरू करने की स्थिति में पहुंचे। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह आभास हुआ, तब उन्होंने क्या किया कि कंपनी के हितों की रक्षा नहीं करके भारतीय किसानों की हितों की रक्षा के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट सामने आ गई। समझे? मैनचेस्टर और लिवरपूल में बनने वाले कपड़ों को साफ करने के लिए एमल्सिफाइंग एजेंट जिसको हम कहते हैं, उसके लिए नील का निर्यात होता था। ठीक है, तो ये नील का निर्यात जो है उस पर कमी आने से ईस्ट इंडिया कंपनी को घाटा हो रहा था, लेकिन ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को फायदा हुआ। क्यों? कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को राजनीतिक लाभ हो रहा था। और जब राजनीतिक लाभ हो रहा था, तो उसकी विश्वसनीयता, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भारतीय जनता के एक सेक्शन के मन में या भारतीय लीडरशिप के एक सेक्शन के मन में पनप रही थी कि अंग्रेज सरकार जो है वो हमारी वाजिब शिकायतों को दूर करने की दिशा में अपने ही कंपनी के अगेंस्ट में जाकर फैसला ले रही है। ये हो रहा था, ये जो मैसेज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया, उसके चलते चंपारण में नील की खेती खत्म हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व वहां से खत्म हो गया। अगर तो ये एक धारा हो। तो ये एक सवाल यहाँ उठता है कि भारत में लगभग 200 साल, वास्तव में 190 साल का इतिहास रहा है अंग्रेज का।
तो अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात देखें अगर, तो लगभग 100 साल तक शासन किया है, 1757 1757 तक, 90 साल तक 100 साल हुआ। और नहीं, 1857 1858 to 1947, 90 years। अच्छा, और उसके बाद जो है आपको 1857 से लेकर के 1947 तक 90 साल तक ये राज किए यहाँ पर। तो मेरा कहना है कि इसमें तर्क ये दिया गया, आप जैसा बताए आप, कि ब्रिटिश शासन को लगा कि ये भारत जैसे विशाल मुल्क में कंपनी के माध्यम से शासन करना संभव नहीं है, शासन मार्केट अपने हाथ में ले लो, तो फायदा कहाँ हुआ उसको? कंपनी तो चला 100 साल, ये चला 90 साल ही, तो नुकसान ही होगा। नुकसान नहीं हुआ, उस तरह से हर चीज को दर्शकों में नापा नहीं जा सकता है। इसके बीच में ऐतिहासिक परिस्थितियां बदली, दो विश्व युद्ध हुए, है ना, ब्रिटिश पावर का क्षय हुआ, जिसके बारे में विंस्टन चर्चिल बोलते थे कि देयर इज नो सनसेट इन द ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि भारत में अगर, इंग्लैंड में अगर सूरज डूबता है तो भारत में उगता है, भारत में अगर सूरज डूबता है तो अमेरिका में उगता है। तो वो चीज तो अब ब्रिटिश लोगों की ताकत नहीं रही, है ना। तो उतनी दूर से क्या करना, भारत पर इतने बड़े देश पर शासन चलाने में उस समय जो स्थितियां तैयार हो गई थी, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट जो आर्थिक रूप से जर्जर हो चुकी थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उसको जारी रखना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने इंडिपेंडेंस डॉक्यूमेंट बनाया। देखो, ब्रिटिश लोगों को समझने के लिए अंग्रेजों की मानसिकता को समझनी पड़ेगी। वो एक जीती हुई कौम, इसमें कोई डाउट नहीं। और एक अंग्रेज 10,000 भारतीयों को कंट्रोल करने की ताकत आज भी रखता है, मेंटेन। इतने वो लोग ये होते हैं, इंटेलेक्चुअली और साइंटिफिकली आगे बढ़े रहते हैं। इसको कहने में कोई गुरेज मुझे आज नहीं है। आज भी आप, हम लोगों ने ऑक्सफोर्ड जैसा एक यूनिवर्सिटी ना हम बना सके हैं, ना आने वाले 5,000 साल में बना पाएंगे, ये आप लिख कर रख लीजिए। यही वजह है कि मात्र 33,000, आपको मालूम है, एक मजेदार बात मैं दर्शकों को बता दूं, 200 साल की अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान किस समय सबसे ज्यादा अंग्रेज सबसे ज्यादा अंग्रेजों की संख्या भारत में कितनी थी मालूम? मात्र 30,000। मात्र 30,000 अंग्रेज 33 करोड़ जनता को भेड़ बकरी की तरह हाँक रही थी। कैसे, कभी सोचा है? उससे भी कम अंग्रेज पूरे अफ्रीका को हाँक रहे थे। 17-18 हजार अंग्रेजी पूरे अफ्रीका को हाँक रहे थे। कभी सोचा है? एक्चुअली द पावर लाइज इन द माइंड, पावर लाइज इन टेक्नोलॉजी, पावर लाइज इन साइंस, power lies in knowledge, power lies in information, power never lies in numbers। भारत की कितनी फौज है? 24 लाख। 24 लाख फौज भारत की 140 करोड़ जनता की रक्षा के लिए सक्षम है ना। ऐसा तो नहीं है कि भारत की फौज में 24 करोड़ है, लेकिन वो जो इक्विपमेंट है, वो जो उसका ट्रेनिंग है, उसके जो इंटेलिजेंस लेवल है, उसके जो कॉम्बेटिव स्किल्स हैं, उसके जो आर्म्स एमुनिशन है, उसी के दम पर ना वो रक्षा कर रहा है। नंबर गेम यहाँ पर कहाँ आता है? नंबर तो कोई मैटर ही नहीं करता है। तो अब ऐतिहासिक परिस्थितियों के लिए अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा, ये आप नोट करके रखिए। अगर द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हो जाता तो आज भी हम अंग्रेजों के गुलामी रहते, हमारे पास कोई चारा ही नहीं था। गांधी जी भी मर खप जाते, नेहरू जी भी मर खप जाते, सारी चीजें खत्म हो जाती। श्रोता जी, मेरा एक सवाल रहेगा, ये जो मार्क्सवादी लोग हैं, जैसा कार्ल मार्क्स ने अपना दस्तावेज लिखा और कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में घोषणा किया दुनिया मजदूरों एक हो, तो उन्होंने मजदूरों का आह्वान किया, तो किसान इसमें कैसे हैं? अब बताना, दुनिया के मजदूरों एक होगा जो नारा था, वो 19वीं सेंचुरी में जो औद्योगिक क्रांति यूरोप में हुई थी, उसमें मजदूर वर्ग को सर्वहारा वर्ग के रूप में चिन्हित कर दिया गया था। मजदूर वर्ग किसी भी औद्योगिक क्रांति या किसी भी उद्योग के लगने से किसी विशेष क्षेत्र विशेष में कैसे किसान या भूमिहीन किसान या खेत मजदूर वो औद्योगिक मजदूर में कन्वर्ट हो जाता है, इसको समझने के लिए शरद चंद्र की एक छोटी सी कहानी महेश को पढ़ना चाहिए हर आदमी को।
इस कहानी के बारे में 2-4 लाइन में मैं बता दूं। महेश कहानी में गफूर एक खेत मजदूर है जो कि बंगाल के एक छोटी सी जमींदारी में वो किसी तरह से अपनी बेटी को लेकर और एक अपने गाय है उसका प्यार से उसका नाम उसने महेश रखा है बैल, उसको लेकर वो जिंदा है। ठीक है। अब वो बैल भूखे प्यासे खूंटे से बंधा रहता है, जेठ की तपती दोपहरी में कभी कभी खूंटा तोड़कर वो जमींदार की खेत में घुस जाता है। भूखा जानवर क्या करेगा। ठीक है। तो इसके चलते महेश पर जुर्माना लगता है, उसकी पिटाई होती है जमींदार के इसमें। लास्ट में चलकर क्या होता है कि उसके घर में एक थाली होती है, वो थाली को जाकर साहूकार के पास बंधक रखता है, उससे पैसे उधार लेता है, उस उधार के पैसे से वो जाकर अपने बैल को बार बार छुड़ा कर लाता है, क्योंकि उसके वो अपने बैल को छोड़ नहीं सकता, वो उसके साथ उसका माने एक इमोशनल अटैचमेंट टाइप का हो चुका है, उसको वो छोड़ नहीं सकता, ना उसको भूखा प्यासा रख सकता है। अब गफूर की एक बेटी है जो 14 साल की, उसका नाम 12 साल की, उसका नाम अमीना। एक दिन क्या होता है कि वो गफूर ने महेश को छुड़ा के ले आया, उसके बाद जमींदार के यहाँ उसकी पिटाई हुई। उसके बाद वो जब लौट रहा है तो जमींदार के पंडित जी भिंगाया हुआ चावल फल वगैरह अपना जिसको हम लोग पंडित को देते हैं पूजा पाठ के बाद लेके जा रहा है। तो वो जो आता है इसके पास गफूर के पास, तो बोलता है महेश जो है बैल सूखते हुए उसकी तरफ बढ़ता है, तो उसको झिझक देता है, दूर है, तेरे किस्मत में कुछ दाना नहीं लिखा हुआ है, चारा नहीं लिखा हुआ है, और तू फल और चावल खाने के लोभ में आया हुआ है। ये ब्राह्मण का कैरेक्टर एक्सपोज कर दिया, जमींदार तो एक्सपोज है ही। इस समय अमीना क्या है, उसके बाद फिर वो चला आता है, जब अमीना पानी लेकर लौट रही है तब गफूर घर लौटता है तो देखता है कि अमीना के पानी के हांडी को, मिट्टी के हांडी को गफूर ने अपने सिंग से तोड़ दिया और वो पानी पी रहा है, और अमीना नीचे गिरी हुई है, वो रो रही है। मैं गफूर पागल हो जाता है गुस्से में, वो आंगन में पड़े हुए हल को उठा लेता है, उठाकर उस हल की नोक से गफूर के माथे पर चोट करता है, सॉरी महेश के माथे पर। महेश की दुर्बल काया जो है वहां पर भूल मूर्छित होकर गिर जाती है, उसके सर से खून निकल जाता है। वो एक बार आंख उठाकर गफूर की तरफ देखता है कातर आंखों से, मानो कहना चाह रहा हो कि तुम मुझे यूट्यूब ब्रूटस याद आ रहा है, जूलियस सीजर जब दिखता है। ठीक है। तब गफूर को पश्चाताप होता है, वो दहाड़े मारकर रोता है। दूसरे दिन सुबह 4 बजे मुंह अंधेरे वो अब उसके बैल को तो ले जाते हैं कसाई लोग, है ना, वो देना नहीं चाहती है अमीना, लेकिन ले जाते हैं। तो वो अमीना को उठाता है 4 बजे सुबह में, अपने आंगन में रुकता है। उसमें फूलपुर में हुगली के किनारे नई नई जूट मिलें स्थापित हो गई थी, अंग्रेजों का जमाना था, और गफूर को बात पता था कि वो अगर अपनी छोटी सी मिल्कियत को छोड़कर, एक झोपड़ी तो थी उसके पास, चला जाए तो हम मिल में कोई ना कोई नौकरी उसको मिल जाएगी। अपनी बेटी को उठाता है, बोलता है कि चल हम लोग चलते हैं जूट मिल में, और तारों भरे आसमान की तरफ देखकर कहता है, अल्लाह हम तो जा रहे हैं, लेकिन तुम उन लोगों को कभी मत माफ करना जिन्होंने मेरे महेश के मुंह से रोटी और पानी छीन लिया। मैं आज भी सेंटिमेंटल हो जाता हूँ। जो मार्जिनल फार्मर था वो फैक्ट्री में लेबर बनने जाता है, जबकि पहले उसके मुंह से निकलता है कि शहर जाके क्या करोगे, वहां कोई कल्चर नहीं है, वहां सोसाइटी नहीं है, वहां के लोगों में आपस में मेल मिलाप नहीं, समाज नहीं। वो खुद क्या बनता है, वो अब सही मायने में सर्वहारा बन जाता है।
तो मार्क्स जो इंग्लैंड में बैठकर जिस चीज को समझ रहे थे, उसको साहित्य में शरद चंद्र हजारों किलोमीटर दूर बैठकर उतार रहे थे। समझे? तो किसान कैसे मजदूर बन जाता है, भूमिहीन किसान कैसे अपने गांव के परिवेश से निकलते ही सर्वहारा की कैटेगरी में आ जाता है, वही तो क्रांति करने के लिए सबसे बड़ा हथियार बनता है। तो मार्क्स ने क्या गलत कहा? लेकिन अब आ रहा है, उस पॉइंट पर मैं आ रहा हूं। पीजेंट जिसको फार्मर कहते हैं, हो सकता है कि इंग्लैंड जर्मनी जैसे देशों में रहते हुए वहां की औद्योगिक क्रांति और मजदूरों की हालत को देखते हुए मार्क्स के मन में किसानों की बात उतनी तरीके से नहीं आई। लेकिन माओ त्से-तुंग ने क्या किया? माओ त्से-तुंग का जो कम्युनिस्ट क्रांति रही चीन में, वो तो मजदूर और किसान की ही क्रांति रही। उसमें तो मजदूर से ज्यादा किसान थे। इट वॉज ए पीजेंट मूवमेंट। अगर सही मायने में कहा जाए तो माओ त्से-तुंग का जो मूवमेंट था वो तो पीजेंट्री का मूवमेंट था, क्योंकि चीन तो औद्योगिक रूप से विकसित था नहीं। तो मार्क्सवाद कोई जड़ धारणा नहीं है, और मार्क्स अपने भी मार्क्सवाद के बारे में अंतिम सत्य नहीं है। मार्क्सिस्ट थ्योरी के जो एप्लीकेशंस होते हैं वो समय समय पर स्थान विशेष से क्षेत्र विशेष में अलग अलग ऐतिहासिक परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से उसका प्रयोग किया जाता है। लेनिन ने अगर मजदूरों को लेकर लड़ाई लड़ी, तो माओ त्से-तुंग ने किसानों को लेकर लड़ाई लड़ी। तो मार्क्सवाद में एक नया आयाम जुड़ गया, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल तो वही रहा ना। बेसिक प्रिंसिपल तो रह रहा है। माओ त्से-तुंग ने चीन के करोड़ों भूमिहीन किसानों को ये मैसेज देने में वो सफल हुए कि तुम भी सर्वहारा हो। सिर्फ मजदूरी नहीं है, सिर्फ मिल मजदूरी नहीं, तुम भी सर्वहारा हो, और तुम भी इस लड़ाई में उसी तरह से पार्टिसिपेट करोगे जैसे कि लेनिन के अंदर में मजदूरों ने, रूस के मजदूरों ने पार्टिसिपेट किया। क्या रूस के मजदूरों के पीछे रूस के किसान नहीं थे? क्या ज़ारिस्ट रशिया में जो जमींदारी प्रथा थी उसके अगेंस्ट में किसानों को लेनिन ने गोलबंद नहीं किया था? किया था। यह अलग बात है कि मार्क्स ने दुनिया के मजदूरों को, मार्क्स की नजर में हो सकता है कि मजदूरों की परिभाषा में वो भी आए जो कि खेत मजदूर हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, उनको भी वो मजदूरी मानते थे। आपको कैसे पता है? मजदूर शब्द को हम इतना लिमिटेड क्यों कहते हैं कि जो खेत फैक्ट्री में काम करते हैं वही मजदूर है? जरूरी है क्या? जो खेत कोड़ता है वही तो मजदूर है, जिसके पास जमीन नहीं वही तो मजदूर है, जो ईटा भट्टा पे काम करने जाता है बिहार से पंजाब की तरफ वो भी तो मजदूर है। ईटा भट्टा तो कोई उद्योग नहीं है, ये तो कोई फैक्ट्री नहीं है। तो फैक्ट्री और उद्योग के बारे में भी ये गलत धारणा है, उसको सीमित रूप में हम लोग लेते हैं, और मजदूर शब्द के अर्थ को भी हम लोग उससे भी सीमित रूप में लेते हैं कि मजदूर का मतलब है इंडस्ट्रियल लेबर। मजदूर कहीं भी हो सकता है। नहीं, एक चीज और भी है, एक चीज और भी है। जब फ्रांस में जब पेरिस कम्यून की लड़ाई हुआ है तो वहां गवर्नमेंट चली, जब मार्क्स ने बाद में लिखा है कि किसानों के साथ में तालमेल करना चाहिए था। और क्योंकि मजदूरों ने किसानों के साथ संसरण नहीं किया, यही वजह है कि पूंजीपतियों ने किसानों को भड़का करके मजदूरों को अपना करवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही किया। जी बिल्कुल। तो फ्रेंच क्रांति का आधार तो रूसो, मोंटेस्क्यू और वोल्टेयर की आदर्शवाद था ना। उनका, उसके पीछे तो मार्क्सवाद नहीं था। मार्क्सवाद तो तब आया भी नहीं था, लेकिन मार्क्सवाद की दिशा में एक बहुत जरूरी ऐतिहासिक पहल उन लोगों ने की थी, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था। इसीलिए तो फ्रेंच क्रांति फाइनली जाकर वो फेल कर गई, और नेपोलियन फिर से राजा हुआ, ये सारी चीजें हुई। ये तो इतिहास है कि जब आप मजदूरों को, किसानों को नहीं जोड़ते हैं, मजदूरों को नहीं जोड़ते हैं, जब आपके वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर जब आप लड़ाई को नहीं लड़ते हैं, तब आपकी लड़ाई का क्या हश्र होगा वो तो फ्रेंच क्रांति ने दिखा दिया।
जी। इसी को तो मैं- कोर्स करेक्शन कहते हैं ना। मार्क्स जी। ने उसी को करेक्ट किया, कोर्स करेक्शन किया। और क्या किया? 1789 नहीं होता तो मार्क्स में नहीं होते, ये भी आप लिख कर रख लीजिए। हिगल नहीं होता तो मार्क्स नहीं होते, इमैनुअल कांट नहीं होता तो मार्क्स नहीं होते। जी, हर चीज एक दूसरे के बाद ही विकसित होता है। मेरा सवाल रहेगा सर, ये भारत में भारत के किसानों पर मार्क्सवाद से कितना प्रभाव है? बहुत बड़ा प्रभाव है। आप देख लो, अब शुरू करो। एक धारा तो मैंने कहा गांधी जी ने जो चंपारण में शुरू किया, ठीक है, वो क्या थी? वो किसानों की सेल्फ डिटर्मिनेशन की लड़ाई थी। सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब मेरी जो मर्जी वही फसल मैं उगाऊंगा। लेकिन गांधी ने किसानों को जमींदारों के खिलाफ गोलबंद नहीं किया था। जमींदारी प्रथा के खिलाफ गांधी जी की कोई लड़ाई नहीं थी। पूरे जीवन में गांधी जी ने कभी जमींदारी के अगेंस्ट में कुछ नहीं कहा। उल्टे उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत देकर पल्ला झाड़ दिया कि बड़े लोगों को ट्रस्टी समझना चाहिए। अपने आप को हृदय परिवर्तन की बात करते थे, वो थोथे आदर्शवाद की बातों में चले गए थे। दूसरी तरफ आप देखो, अब आ जाओ केरला, अब आ जाओ तमिलनाडु, ये कर्नाटक, ये जो साउथ इंडिया का जोन है, वहां पर क्या हुआ? वहां पर EMS नंबूदिरीपाद, BT रणदिवे, जो अविभाजित CPI के लीडर्स थे, उन्होंने वहां उस एरिया में जमींदारी उन्मूलन के लिए संघर्ष किया। यह संघर्ष नक्सलवाड़ी में आया, यही संघर्ष सेंट्रल बिहार में आया, यही संघर्ष जो है यूपी में सदानंद सरस्वती ने किया, यही संघर्ष हरकिशन सिंह सुरजीत ने पंजाब में किया। तो वो एक दूसरी धारा बनी। उसमें पहली बात यह थी, देखो जहां तक मेरी जानकारी है कि 10 जुलाई 1956 को जमींदारी उन्मूलन एक्ट भारत के पार्लियामेंट में पारित हुआ, जहां तक मुझे याद है। 10 जुलाई 1956 मेरा भी जन्मदिन है, इसलिए मैं दोनों तिथि को आइडेंटिफाई करके रखता हूं। यह जमींदारी उन्मूलन एक्ट जो था, यह पास ही हुआ था उसी दिन। लेकिन 1959 में, 60 में, 69 में, 70 में, 80 के दशक तक ये मूवमेंट जमींदारी को जमीनी रूप से उन्मूलन के लिए लड़ाई किन्होंने लड़ी? मार्क्सवादियों ने लड़ी। यही तो नक्सलवाड़ी आंदोलन था। और था क्या? नक्सलवादी आंदोलन तो कोई इंडस्ट्रियल के खिलाफ नहीं था, क्योंकि उस एरिया में तो कोई इंडस्ट्री थी नहीं। वो तो जमींदारी प्रथा के अगेंस्ट में लड़ाई थी। जमींदारी को उन्मूलन करो, सिर्फ कागजों में नहीं, नारों में नहीं, पार्लियामेंट में एक्ट बना दो। क्योंकि आज पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हो जाए कि हिंदुस्तान का हर एक आदमी गांधीवादी बन जाएगा, तो हो जाएगा क्या? एक्ट से तो ये सब नहीं होता ना। तो जमीन पर लड़ाई तो मार्क्सवादियों ने ही लड़ी। अब देखो, दूसरी धारा जो है, जो गांधी जी की थी, उसका कल्मिनेशन कहां हुआ? मैं तुम्हें 1978 में ले जा रहा हूं। कल मैंने छोटी सी चर्चा तुमसे व्यक्तिगत रूप से की थी। 77-78 चौधरी चरण सिंह जनता दल का जमाना था। उस समय एक लीडर हुए महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत उस जमाने में किसानों को गोलमद कर रहे थे। वही पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी का वही जोन था। चौधरी चरण सिंह अनडिस्प्यूटेड लीडर थे किसानों के, और महेंद्र सिंह टिकैत कर रहे थे वो किसानों को अपनी उपज का वाजिब दाम दिलवाने की लड़ाई में थे। ठीक है, किसानों के पक्ष में थे। वही लड़ाई आज भी राकेश टिकैत और जो भारतीय किसान यूनियन और वगैरह MSP की लड़ाई, जो आप सिंधु बॉर्डर और इस बॉर्डर पर पहले भी देख रहे थे, आज भी हरियाणा में लोग बैठे हुए किसान लड़ रहे हैं। तो ये सारे किसान आंदोलन जो हुए, ये जो गांधीवादी धारा के किसान आंदोलन हुए, वो किसान अपनी उपज का वाजिब दाम के लिए लड़ रहे हैं। इन आंदोलनों में कहीं भी भूमिहीन या जो सीमांत किसान हैं, उनके मुद्दे इनके आंदोलन के एजेंडा में है ही नहीं। मतलब क्या है? मतलब साफ है कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका वैचारिक धरातल बहुत ही सीमित है। वो वही वैचारिक धरातल है जिस धरातल से पूंजीवादी सामंतवादी व्यवस्था का जन्म होता है।
ठीक है। आप उस व्यवस्था को बनाए रखते हुए उसके अंदर में एक सुधार की गुंजाइश अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में ढूंढ रहे हैं, तो आपकी लड़ाई कहां तक सफल होगी वो दिख रहा है। आज राहुल गांधी बोल रहे हैं कि सरकार में हम आएंगे तो हम एमएसपी ले आएंगे। कैसे ले आओगे? WTO से बाहर निकलोगे? है औकात? तो निकलोगे तो तुमको अपने देश को सोशलिस्ट घोषित कर देना पड़ेगा। आज क्यूबा निकल सकता है उससे, चाइना निकल सकता है, आप नहीं निकल सकते। आपको निकलने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। खैर उस पर कभी बात करेंगे। जो दूसरी धारा है कम्युनिस्ट लोगों की, उसमें जो किसान आंदोलन हुए वहां पर सबसे पहली लड़ाई हुई जमींदारी प्रथा को उन्मूलन करो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड। इसलिए जब 1977 में CPI-M की गवर्नमेंट आई वेस्ट बंगाल में, तब उसने सबसे पहले ऑपरेशन बरगादार किया, जिसकी फसल एक राजनीतिक पहल की फसल CPM ने 34 साल तक काटा है। और 34 साल के बाद से 15 साल से ममता की सत्ता है, उनमें हिम्मत नहीं है कि ऑपरेशन बरगादार के अगेंस्ट में दूसरी कानून ला दे। सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हमेशा आर्थिक परिवर्तन के जरिए आता है रोहित, उल्टा नहीं होता है। जब ऑपरेशन बरगादार करके भूमिहीन मजदूरों को, किसानों को टिलर्स ऑफ लैंड टू द टिलर्स का नारा देकर CPM ने, लेफ्टिस्ट लोगों ने सीमांत किसानों, मजदूरों, खेतिया मजदूरों को जमीन उनके हाथ में कर दी, उसको कब्जा दिलवा दिया, तो उनका एक इंटरेस्ट, जिसको हम कहते हैं अपनी जमीन के साथ उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। उसी इंटरेस्ट से उनका राइट आ गया। अब वो अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, उस टाइटल को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाएंगे। इसीलिए अब संभव नहीं है कि पश्चिम बंगाल या केरल जैसे स्टेट में आप भू सुधार आंदोलन के विपरीत कोई काम करें। यही कहानी जम्मू कश्मीर की है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। जम्मू कश्मीर में भी भाजपा का विरोध वहां के सरकारों से क्यों होता है? क्योंकि वहां पर भू सुधार आंदोलन का कानून पास हुआ था। इसलिए आप 370 के सेक्शन बी को अबोलिश करते हैं कि बाहर का कोई भी आदमी जाकर वहां पर जमीन खरीद लेगा, क्योंकि आप डेमोग्राफिक चेंज करना चाहते हैं। वो बात वो नहीं है, वो ऊपर ऊपर की बातें हैं। अंदर की बात यह है कि चूंकि वहां पर भूमि सुधार आंदोलन होकर कानून बनकर वहां पर मार्जिनल और भूमिहीन किसानों को जमीनें दी गई थी, अब उनकी जमीनों को ये भाजपाई संघी, ये जो लॉबी है कैपिटलिस्ट का, वो किसी तरह से उसको हड़पने की जुगत में है। दिस इज द रीजन बिहाइंड एबोलिशन ऑफ सेक्शन 39 ऑफ द 370, आर्टिकल 370। और उसके पीछे कोई कारण नहीं है। यहाँ पर वर्ग स्वार्थ को ढूंढो। राजनीतिक स्वार्थ तो वर्ग स्वार्थ के बाद आता है ना भाई, पहले तो वर्ग स्वार्थ रहता है ना, उसकी पूर्ति के लिए ना राजनीति की जाती है। समझ पा रहे हैं श्रोतो जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत में किसानों का जो आंदोलन रहा है, ये दो अलग अलग नेतृत्व में चला है। एक नेतृत्व गांधीवादी लोगों के नेतृत्व चला है, एक मूवमेंट चला हुआ है मार्क्सवादियों के नेतृत्व में। और अगर हम इसको और थोड़ा सा क्लियरिफाई करें तो पूंजीपति के साथ किसान का संश्रय करते हुए आंदोलन खड़ा हुआ है, और एक आंदोलन खड़ा हुआ है किसानों के साथ मजदूरों का संश्रय होते हुए एक मूवमेंट खड़ा हुआ है। मतलब किसान जो है पूंजीपतियों के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और किसान जो है मजदूरों के साथ भी लड़ रहे हैं। ये दो अलग अलग धाराएं हैं जैसा आपने बताया। क्या मैं ठीक समझ पा रहा हूँ? बिल्कुल सही है। अब आप देखिए ना, अब आप एक बात देखिए, आप तो बिहार के हैं, बिहार में औद्योगिक मजदूर कहाँ है? बिहार में इंडस्ट्री कहाँ है? नहीं है ना। तो अब वहां जो किसान लड़ाई लड़ रहे हैं कम्युनिस्टों के आंदोलन में, या वहां पर जो कम्युनिस्ट किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो उसी सामंतवाद देखो, पूंजीवादी व्यवस्था का दो रूप है। एक है औद्योगिक पूंजीवाद, एक है सामंतवादी पूंजीवाद। भारत एक अर्ध सामंतवादी अर्ध औद्योगिक देश है, अर्ध पूंजीवादी देश है। इसको समझो। जहां पर पूंजीवाद पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, जैसे भारत जैसे देश में आज भी पूंजीवाद पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, क्योंकि इंडिया का 90% एरिया तो अनइंडस्ट्रियलाइज्ड है, उनका तो औद्योगिकरण हुआ ही नहीं है। MP में क्या हुआ है?
बिहार में क्या हुआ है, यूपी में क्या हुआ है, राजस्थान में क्या हुआ है। जो ह्यूज चंक ऑफ इंडिया है उसमें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर औद्योगिक पूंजीवाद जो है वो उसकी अपनी सीमाएं हैं, वो बहुत सीमित है। यहाँ पर सामंतवादी पूंजीवाद जिसको हम कहते हैं उसका प्रसार क्षेत्र काफी बड़ा है। तो भारत में जब चारू मजुमदार ने जब चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन कहा था, इसका मतलब ये नहीं था कि वो माओ सेतुंग को भारत में लाके राजा बनाने के चक्कर में थे। उनके कहने का अगर उनके साहित्य को पढ़ोगे तब तुमको समझ में आएगा कि वो उनको भारत की पूंजीवादी सामंतवादी व्यवस्था की जो स्थितियां थी वो उस समय या आज भी है, वो चीन के उस समय की सामंतवादी पूंजीवादी स्थितियों के करीब पाया। इसीलिए क्या है कि लेनिनवाद के साथ उन्होंने माओवाद को जोड़ा। ठीक है, जी और ये सैद्धांतिक बहस उस समय से चल रही थी और मैं उसको इसीलिए सही मानता हूं क्योंकि उनकी रीडिंग सही थी। जो 1960 में चारू मजुमदार देख पा रहे थे, चुनाव वगैरह की बात अभी छोड़ देते हैं वो एक अलग इशू है, कि भारत की जो मूलभूत संरचना है, आर्थिक सामाजिक संरचना है, वो एक सामंतवादी पूंजीवादी कॉकटेल है। इसके अगेंस्ट में लड़ने के लिए आपको किसानों की लड़ाई पहले लड़नी पड़ेगी और किसानों के पीछे पीछे मजदूर खुद आ जाएंगे। जी ये रूस नहीं है कि मजदूर के पीछे पीछे किसान आएंगे, यहां उल्टा हो। समझे? तो ये चीज माओ से चारू मजुमदार ने देखा, इसलिए वो माओ से तुमके सपोर्टर किए, इसलिए वो उन्होंने कहा था कि चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है। इसलिए नहीं कहा था कि वो चीन परस्त है, बात वो थी। उसको राइट विंग के लोगों ने, प्रेस में और दूसरे लोगों ने अलग तरीके से परिभाषित कर दिया, लेकिन वो बात नहीं थी। जहन में असल लाइन ऑफ रिवोल्यूशन जो था, स्ट्रगल जो था, वो था जिसको तो समझ मजुमदार ने जिस मूवमेंट को शुरू किए थे वो मूवमेंट आपको मजदूर और किसानों के साथ मजदूरों का मूवमेंट था, जो किसान आंदोलन मूवमेंट आ गया। जी। तो मेरा कहना है कि वह किसान आंदोलन जो चारू जी ने शुरू किया था वो तो लगभग मतलब फेल कर गया भारत में। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं फेल किया। चारू मजुमदार का आंदोलन नहीं रहता तो ऑपरेशन बरगादार क्यों करता है ज्योति बसु? इसका जवाब मुझे दीजिए ना। अगर सीएम का आंदोलन नहीं होता, अगर नक्सलबाड़ी नहीं हुआ रहता तो ज्योति बसु या कोई भी सीपीएम गवर्नमेंट तो पहले आती ही नहीं बंगाल में। और आती भी तो ऑपरेशन बरगादार करके भूमिहीनों को, उसको किसानों का, खेतिहरों को किसानों का जमीन का हक देने की बात वो क्यों करती, देने के लिए बातें क्यों होती? कहीं तो राजनीतिक मूवमेंट का एक सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रेशर होता है ना। कोई जरूरी तो नहीं कि चारू मजुमदार ने आंदोलन शुरू किया तो उसकी परिणति एक ही हो कि चारू मजुमदार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनकर सफल हो गए। उस मूवमेंट की सफलता इसी में है कि स्टेट आफ्टर स्टेट, सिर्फ बंगाल में नहीं, लोगों को भूमि सुधार कानून करने पड़े, उसको जमीन पर उतारना पड़ा। आज बिहार में कितने बड़े जमींदार हैं जी, मैं तो बिहार में रहा हूं, मेरे जमाने में तो 2-2 हजार 10-10 हजार बीघे का जमींदारी हुई करती थी। आज एक भी बताओ ना जिसके पास 10,000 बीघा खेत है, एक भी है? क्यों नहीं है? मतलब कहाँ गए, कहाँ गए सारे, कहाँ चले गए? तो ये छीन छान करके अपना बांट लिए आपस में। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि चारू मजुमदार ने जिस आंदोलन को शुरुआत किया था, सरवादी आंदोलन का उन्होंने शुरुआत किया था, जिनकी पार्टी का नाम ऑलरेडी CPI-ML था, तो उस पार्टी में बाद में जो है खुद चारू मजुमदार की भी शहादतें हो गई, वो भी मारे गए, उनकी पार्टी लगभग सैकड़ों टुकड़ों में बट गई। तो इसको खत्म नहीं क्या कहा जा सकता है? नहीं नहीं, वो सब नहीं होता। ये टुकड़ों टुकड़ों में बटने के बाद भी क्या होगा? जो लोग निकले वो तो उसी आइडियोलॉजी से निकले। आज तो समाजवादी आंदोलन भी टुकड़े टुकड़े हो गया। अखिलेश अलग राग बता रहा है, नीतीश बाबू अलग, लालू जी अलग, है ना, देवगौड़ा अलग, मुंबई अलग, ये सारे अलग अलग है।
हाँ तो लेकिन कोई भी जो समाजवादी आंदोलन से निकला हुआ कोई भी दल है, राजनीतिक दल, चलो दक्षिणपंथी राजनीति की बात ही थोड़ी देर कर लेते हैं, वो भी तो खुलकर कम्युनलिज्म के सांप्रदायिकता के समर्थन में खड़े नहीं हो पाते हैं क्या? तो नक्सल आंदोलन से जितने भी टुकड़े के दल निकले, चाहे वो विनोद मिश्र ग्रुप हो एक जमाने में, या सत्यनारायण सिंह ग्रुप हो, या कोई भी ग्रुप बने जो हम लोग के जवानी के समय में थे, या आज दीपांकर जी हैं, आज सीपीएम वाले हैं, सीपीए वाले हैं, कोई भी गाढ़ा लाल, कम लाल, हल्का लाल, लाल के जितने भी रंग हो जाए, वो कभी भी जो कम्युनल जो फोर्सेस हैं उनके साथ तो कभी नहीं खड़ा हो सकते, सांप्रदायिक शक्तियों के साथ नहीं खड़ा हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, वो बेहिसाब शोषण करते हुए पूंजीवादी वर्ग के साथ भी नहीं खड़ा हो सकते। उनकी लड़ाई चाहे संसदीय राजनीति के थ्रू से हो, या जमीन पर हो, या किसी भी स्तर पर किसी भी रूप में हो, वो किसी भी स्तर में किसी भी हालत में शोषकों के साथ खड़े होते नहीं दिख सकते, क्योंकि जिस दिन वो खड़े हो जाएंगे उसी दिन उनका पॉलिटिकल डेथ हो जाएगा। इसीलिए सीपीआई भी खड़ा नहीं हो सकती। जो सबसे कम कम्युनिस्ट है आज के दिन में वो है सीपीआई। सबसे ज्यादा कम्युनिस्ट अपने को एमएल वाले बोलते हैं कि कम्युनिस्टों का मैंने पेडिग्री हो गया है, लेकिन मुझे हंसी आती है ना, जर्सी गाय ज्यादा दूध देती है और देसी गाय कम दूध, तो खैर वो एक अलग विषय है। तो सबसे कम गाढ़ा लाल और सबसे कम लाल, फीका लाल, इन बीच में जो सैकड़ों शेड्स ऑफ रेड है ना, लाल के कई रंग हैं, तो उनमें से कोई भी खुले तौर पर शोषक सत्ता, सांप्रदायिक सत्ता, भाजपा जैसी शक्तियों के साथ नहीं खड़ा होता। क्यों नहीं खड़ा? हम अभी अपने मुद्दे पर आते हैं, किसान मूवमेंट पर। तो किसान मूवमेंट का 2 धारा बना है। अभी जो 13 महीने मूवमेंट चला था किसानों का, एमएसपी के सवाल पर, कर्ज माफी के सवाल पर, या कई अन्य 3 कानून के सवाल पर, जिसमें उनको आंशिक जीत भी मिली है। तो ये किसान आंदोलन जिस तरह से हुआ है, 13 महीने में 700 लोग शहादतें दिए हैं, इसका रिजल्ट जो है किस रूप में देख पा रहे हैं आप? देखिए, जब से किसान आंदोलन पे तभी मैंने कई बार लिखा कि देखो ये बेसिकली एक बुर्जुआ आंदोलन है। और बुर्जुआ आंदोलन की सीमाओं को अगर आप पहचानते हैं एक मार्क्सवादी होकर, तो आपको इसके रिजल्ट के बारे में कोई संशय रहना नहीं चाहिए। हुआ क्या है कि इसमें एमएसपी की गारंटी की बात रही है। इनके मेन डिमांड्स क्या है? एमएसपी की गारंटी है ना, मंडियों में खरीदारी, ये सारी इनके मांग रहे हैं मोटा मोटी। तो ये क्या कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो 3 कृषि कानून लाए थे, काले कानून लाए थे, जिससे परोक्ष रूप से वो अंडानी अंबानी जैसे और वॉलमार्ट जैसे शक्तियों को भारतीय किसानों की जमीनें ये देना चाह रहे थे, ट्रांसफर करना चाह रहे थे। तो इसके विरोध में किसानों का एक आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन क्या थी? मिल्कियत बचाने की थी, पहली बात है ना, हमारी मिल्कियत जमीन से नहीं जानी चाहिए, रहनी चाहिए। दूसरा, व्यय उपज का भाव है। लेकिन इस किसान आंदोलन में, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि इसमें सीमांत या भूमिहीन मजदूरों की जो आकांक्षाएं हैं, जो उनके जो एस्पिरेशंस है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एस्पिरेशंस हैं, उसके बारे में तो एक लाइन भी किसी आंदोलन में नहीं कहा गया, उसके एजेंडे में शामिल ही नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है? तो वो जो बाजार पर बड़े किसानों का एकाधिकार पिछले 100 सालों से भारत में रहा है, उस एकाधिकार को, बाजार पर अधिकार को बचाने की लड़ाई, ये एरिया दखल, इलाका दखल की लड़ाई, ये लड़ाई 2 राजनीतिक स्वार्थों, 2 आर्थिक स्वार्थों के हितों के बीच की है। एक वो मल्टीनेशनल्स हैं जो डब्ल्यूटीओ के प्रेशर में भारत में एक तरफ से क्या कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की पैरवी करते हैं, दूसरी तरफ से कलेक्टिव फार्मिंग करके, जैसे हिमाचल के सेब अदानी को मिल गए, उस तरह के मॉडल को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो पंजाब हरियाणा के यूपी, वेस्टर्न यूपी के किसान जो चाहते हैं कि हम अपनी जमीन पर अपना हक बनाए रखें, अपनी उपज का दाम, उपज का वाजिब दाम मुझे मिले, तो इसकी लड़ाई है। तो ये बुर्जुआ कैपिटलिस्ट सोसाइटी के 2 धाराओं के बीच की लड़ाई है। इसमें और कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है।
ये सफल होगा, ये सफल होने को बाध्य है। क्यों? कि भारत में जो दूसरी तरफ की जो शक्तियां हैं वो अभी इतनी मजबूत नहीं है कि वो भारत की इन सामंती शक्तियों के खिलाफ लड़ सके। इसीलिए मैंने एक पॉइंट पर इस डिस्कशन में एक बिंदु पर तुम्हें बताया कि भारत में जो अर्थव्यवस्था है, पूंजीवाद है, वो सामंतवाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इसमें पूंजीवाद जो है वो सेकंड नंबर पर आता है, पहले नंबर पर सामंतवादी व्यवस्था होती है। ये मैसेज जो मैं दे रहा हूं इसको ध्यान से समझो, इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है। भारत में पूंजीवाद जो है अभी इतना इतना औद्योगिकरण इतना डेवलप नहीं है कि भारत में पूरी तरह से यूरोपियन कैपिटलिज्म आ सकता हो। तो नतीजा क्या होगा? ये इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर के से हमेशा हारेगा। तो इंडस्ट्रियल पूंजी के भरोसे जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी हितों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी के हितों की रक्षा के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे वो हारना उनका लाजिमी है। वो जीत ही नहीं सकते, कभी नहीं जीत सकते। ये तभी संभव होगा कि जब भारत का एक एक स्टेट में 10-10 मैनचेस्टर और लिवरपूल तैयार हो जाएंगे। ये होना नहीं है। आप देख लो मोदी काल की उपलब्धियों में 10 साल में जो ये पिछले 10 साल में कह रहे हैं जीडीपी जीडीपी, उस जीडीपी से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर के बाद एग्रीकल्चर का है, इंडस्ट्री का तो है नहीं। तो आप उसको इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म कैसे कह सकते हैं? इट इज नॉट एन इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, आपको समझना पड़ेगा। तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के संरक्षण में जाकर अगर आप एग्रीकल्चरल कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में खड़े होते हैं तो एग्रीकल्चरल कैपिटलिज्म आपको हरा देगा। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आपको तीनों कानून विड्रॉ करने पड़ेंगे और राहुल गांधी को एमएसपी लाना पड़ेगा। ये इंडिया के जो सामंतवादी अर्थव्यवस्था है, जो एग्रेरियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, वो उसमें वहां पर जिसकी दरें है, उसकी लड़ाई इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में है। यहां मजेदार एक बात बता दो, थोड़ा विषयांतर हो सकता है लग रहा हो, लेकिन है नहीं। दरअसल आपको मालूम है नरेंद्र मोदी की भाजपा जो है वो चौथे राष्ट्रवाद की बात कर रही है, वो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का पैरोकार है। ठीक है, राहुल गांधी जो आज कर रहे हैं वो सामंतवादी पूंजीवाद की बात कर रहे हैं, पैरोकार है। वो असल राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। और राष्ट्रवाद किसी भी फॉर्म में हो वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट नहीं है, वो मार्क्सवाद के अगेंस्ट में। श्रोता जी एक चीज बताना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, ये जो नक्सलवादी आंदोलन निकली हुई धाराएं हैं और जिस तरह से वो लोग मैंने हथियार उठा करके बाकायदा सत्ता की राजनीति कर रहे थे किसान आंदोलन के जरिए, उनका विकसित होता हुआ धारा जो है आज सीपीआई माओवादी के रूप में दिख रहा है, जो कि जनताना सरकार का एक सरकार का ढांचा बनाए हुए हैं, चला रहे हैं उसको। और जिस तरह से क्लैशें चल रही है भारत की सत्ता के साथ में, वो दिख रहा है। दूसरी तरफ दिख रहा है कि किसान जो है लगातार कभी एमएसपी पर धारा दे रहे हैं, कभी चौसा जैसे घटना पर ध्यान दे, जमीन भूमि अधिग्रहण के सवाल पर लड़ रहे हैं और बुरी तरह से मार खा रहे हैं या फिर पुलिस दमन का जवाब झेल रहे हैं। तो मेरा सवाल रहेगा आपसे कि दोनों में कौन सी धाराएं को विकसित दिख रही है जिसका भविष्य आपको दिखता है? अल्टीमेट भविष्य सीपीआई माओवादियों का है। क्यों है मैं बता दूं। भारत को आजाद हुए कितने साल हुए? 75 हो गया है ना। मोदी का अमृत काल, हमारा अमृत काल चल रहा है ना। अब देखो फ्रांसीसी क्रांति किस साल हुई थी? 1789। कौन सी सदी थी? 18वीं सदी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1917। ठीक है, 200 साल करीब करीब लगे, 180 साल। हाँ। 1780 से लेकर 1900, 180 साल क्या, इधर 20 साल, उधर 100 साल, उधर 140 साल लग गए। देखो क्रांति का असर रातों रात नहीं होता। क्रांति का मतलब तुरंत परिवर्तन नहीं होता।
क्रांति एक बीज है जिसको बोया जाता है और वो इतिहास की जमीन पर विभिन्न वातावरण में, विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न देशों में, स्थानों में अलग अलग तरीके से उगती है। मैंने फ्रेंच क्रांति से 1917 तक का सफर की बात, ऐतिहासिक सफर की बात मैंने इसलिए की कि इसी दरमियान औद्योगिक क्रांति हुई, इसी दरमियान जारिस्ट रूस में अत्याचार बढ़ा, इसी दरमियान सामंतवाद की सबसे घृणित चेहरा लोगों के सामने आया, बेनेवोलेंट फ्यूडलिज्म के बदले मैलेवोलेंट फ्यूडलिज्म आ गया। देखो जीवन मैं थोड़ा सा इसमें समय लूंगा क्योंकि ये जो तुम सवाल कर देते हो ना उसके पीछे इतने सारे जवाब रहते हैं जिसको ऐतिहासिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में समझे बिना बताना ही संभव नहीं है ना। ऊपर ऊपर से कह देना कि ये सक्सेस होगा, ये तो कोई भी कह सकता है कि मोदी जीतेगा, राहुल जीतेगा, वो बात नहीं है। सवाल है कि वो क्यों सक्सेस होगा। मैं जो कह रहा हूं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्यों होगा ये मैं बता रहा हूं। आज भारत में जो पूंजीवाद के विरोध में या सामंतवाद के विरोध में लड़ाई है, ये तुम्हें एक लोकल फेनोमेना दिख रहा है, ये एक क्षेत्र में सिमटा हुआ दिख रहा है, जो कि बस्तर में लेकर झारखंड के कुछ हिस्सों में, बिहार के कुछ हिस्सों में, पॉकेट्स में, आंध्रा में, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में, इन सारी चीजों पर तुम्हें दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये सब मिनरल रिच जंगल्स एरिया, खनिज के ऊपर नजर है पूंजीवादी लॉबी की, और वो क्या चाहते हैं कि जंगलों पर कब्जा करके खनिज पर रिसोर्स करना। वहां पर जो स्थानीय निवासी हैं, उनको मैं आदिवासी वनवासी कुछ नहीं कहूंगा, वो भारत की जनता है, हमारे ही भाई बहन है, उनके अगेंस्ट में ये लोग उनको दबाकर उनको विस्थापन करके लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो अपने सीधे शब्दों में, साधारण लोगों की भाषा में, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जल जंगल जमीन की लड़ाई नहीं है, ये उनके अस्तित्व की लड़ाई है। ये अलग बात है कि उनके अस्तित्व के साथ जल जंगल जमीन तीनों चीजें जुड़ी हुई है, वो कहीं भी जुड़ी रहती, बिन पानी सब सुन, वो अलग बात है। क्या है कि वहां पर एक जिसको हम कहते हैं क्लास वार जो है, वो एक शार्प फोकस में आके खड़ा हो गया। शार्प फोकस समझते हैं? सबसे ज्यादा तीखी और गहरी रोशनी वहां पर पड़ गई, जहां पर वर्ग संघर्ष जो है अपने विभत्स रूप में आके खड़ा हो गया, जहां पर दोनों वर्गों का जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वो एक दूसरे की कीमत पर है। और ये जो संघर्ष है वहां पर जमीन पर उतर आई है। अगर मैं अपना गांव छोड़ दूं तो यहाँ पर यह शुरू हो जाएगी, माइनिंग शुरू हो जाएगी। तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो मैं जमीन पर हल चलाऊं, अनाज उपजाऊं, या उसे इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दूं कि वो उस पर कोल के अपना खनिज निकाले और मुझे मजदूर बना के मंडी में बेच दे, जाने के लिए बाध्य कर दे, जैसे गफूर को किया गया। वो कहानी मैंने क्यों सुनाई थी? इसलिए सुनाई किया गया ना उसको बाध्य, तो जमींदारों ने किया। यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, जब इंडस्ट्री तो इंडस्ट्रियल कैपिटल जो है वो वर्क जो वहां के लोकल जनता है उनके वर्क स्वार्थ के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में। जिस दिन यही कॉन्फ्रंटेशन इसी तीव्रता के साथ भारत के दूसरे भागों में इंडस्ट्रियल कैपिटल और लोकल कैपिटल के बीच में होगा, उस दिन वो वर्ग संघर्ष की जमीन ऑटोमेटिकली फैल जाएगी। आप जो किसान आंदोलन की बात थोड़ी देर पहले कर रहे थे, किसान आंदोलन में क्या हो रहा है मैंने आपको बताया ना, जो सामंतवादी पूंजीवादी व्यवस्था है उसके साथ औद्योगिक पूंजीवादी व्यवस्था का टकराव है। इसलिए किसान आंदोलन में वर्ग संघर्ष नहीं है। लेकिन मान लो जिस दिन वहां पर जो मार्जिनल किसान है, जो भूमिहीन किसान है, उनको गोलबंद कर लिया जाता है, और वो जब वहां पर टकराएंगे जमींदारों से, बड़े जोतदारों से, तो उस दिन क्या होगा मालूम है? उस दिन वही बड़े जोतदार आज जो इंडस्ट्रियल कैपिटल के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं वो उनके पक्ष में जाकर खड़े हो जाएंगे, तब जाकर वो लड़ाई वहां पर खेलेगी।
इतिहास एक दिन में नहीं बनता है, क्रांति एक दिन में नहीं आती है। क्रांति के अलग अलग बीज अलग अलग जमीन पर अलग अलग युग में और समय में बोया जाता है, फिर ऐतिहासिक परिस्थितियों का इंतजार भी करती है, और क्रांतिकारी चेतना जो है वो ऐतिहासिक परिस्थितियों का निर्माण भी करती है। मुझे एक बात से खुशी हुई थी कि पिछले किसान आंदोलन में, 13 महीने के किसान आंदोलन में, उसके पीछे सीपीआई-एम जैसे पार्टी का और अन्य जो मार्क्सिस्ट समूह, उनका एक बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन, समर्थन था। इससे क्या हुआ कि वहां पर वैसे भी पंजाब में हरकिशन सिंह सुरजीत और सदानंद सरस्वती यूपी में, इनके चलते कम्युनिस्टों की एक स्वीकार्यता वो तो वहां पर है ही। ऐसा तो नहीं है कि कम्युनिस्ट आंदोलन से वो छूटे रहे, लेकिन वो जो अप्रासंगिक हो रहे थे वो प्रासंगिक हो गए किसान आंदोलन के जैसे दोबारा। बिल्कुल। अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अब वो वहां के जो भूमिहीन किसान हैं, खेतिहर मजदूर हैं, उनको वो गोलबंद करे। उसके साथ एक आइडियल सिचुएशन में तुम्हें बता दूं, ये जो बिहार, यूपी, एमपी वगैरह से लाखों लाख मजदूर जो खेत मजदूर बन के जाते हैं पंजाब हरियाणा में, वो तो सर्वहारा ही है। उनको गोलबंद करो ना, वहां के लोकल खेतिहर किसानों के साथ, भूमिहीन किसानों के साथ, तब एक नया पॉलिटिकल क्लास तैयार हो जाएगा वहां। जब वो क्लास तैयार होगा तो अल्टीमेटली वहां भी एक नक्सलवादी दिखेगी। लेकिन अब क्या है, किसान आंदोलन, नक्सलवादी हुई थी 1960 के दशक में, किसान आंदोलन हम 21वीं सदी में देख रहे हैं। इतने साल लग गए वो जमीन तैयार होने में कि एक नक्सलवादी कहीं दूसरी जगह तो उत्तर भारत में भी हो। अब आप उस जमीन का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, तो क्रांतिकारी नेतृत्व के शक्तियों के हाथ में। इसमें तो मेरे भाषण देने से कुछ नहीं हुआ, मैं कुछ दिशा बता सकता हूँ कि ये संभावना है। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े जो कम्युनिस्ट के आइडियोलॉग हैं, लीडर्स हैं, उनकी समझ में बात नहीं है, वो समझते होंगे, उस दिशा में पहल भी करते होंगे, हो सकता है करे। मैं उतना वहां जमीनी सच्चाई से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो ऐतिहासिक परिस्थितियां दोबारा तैयार हुई तो इस तरह से अलग अलग जगह में, अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियां तैयार होती है, और कम्युनिस्ट अपने पार्टिसिपेशन से उन परिस्थितियों को तैयार करती है। ये लेनिन ने भी कहा था कि कम्युनिस्ट नेतृत्व का काम है ऐतिहासिक परिस्थितियों को तैयार करना, न कि उनके लिए इंतजार करना। इंतजार करोगे तो सदियां बीत जाएंगी। तैयार कैसे करोगे? जो लोकल, जो पॉपुलर मूवमेंट है उसके साथ अपने को जोड़ोगे, फिर उस पॉपुलर मूवमेंट में देखोगे उस मूवमेंट में कौन कौन से वर्ग के लोग शामिल हैं। जब उस समय तुम क्या करोगे कि जो तुम्हारे वर्ग के लोग हैं उनको गोलबंद करोगे, तो उसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर पैटर्न उभरेगा। एक आंदोलन के अंदर में एक क्रांति की भूमि बनेगी, उस क्रांति की भूमि पर तुम नया बीज डालोगे, लीडरशिप लोगे, ऐसे क्रांति फैलती है। जब यूरोप जैसे पढ़े लिखे कॉन्टिनेंट में 170 साल लग गए 1789 से लेकर 1917 आने में, तो भारत जैसे एक अनपढ़, अशिक्षित, कुसंस्कारी धार्मिक समाज में, अब जिसमें औद्योगिकरण हुआ ही नहीं 90% इंडिया का, वहां आपको क्या लगता है कि 50 साल में सब कुछ हो जाएगा? नहीं। जैसा कि आपने बताया कि भविष्य सीपीआई माओवादी का है और उनकी अभी बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, और जिस तरह से लगातार उनके लोगों की और पुलिस बीच क्लैश चल रहे हैं, लोग शहीद हो रहे हैं उस बीच में, तो कनेक्ट सेंस अगर ये कहा जाए अगर कि यह लड़ाई और तीखा होगा, होना ही है, हर गुजरते दिन के साथ ये तीखा होगा। और ये देखो, आज पुलिस भारी पड़ रही है, स्टेट भारी पड़ रही है। अब आपका दुख मैं समझ रहा हूं, मेरे को एक बात बताओ, इसका नेतृत्व में क्या होगा? वहां के लोग विस्थापित होंगे, विस्थापित जब होंगे तो वो अलग अलग जगह जाएंगे। जब जाएंगे तो वो अपनी कहानियों और अपनी यादों को भी साथ में लेकर जाएंगे। बिल्कुल। वो अपनी लड़ाई को भी साथ में लेकर जाएंगे। नक्सलबाड़ी से निकलकर नक्सल आंदोलन अगर पूरे भारत में फैला या
भारत के बड़े हिस्से में फैला, उसका एक ये भी कारण था कि वहां से भगाए हुए लीडर बिहार भी आए, पंजाब भी गए, यूपी भी गए। तो वो लोग अपनी लड़ाई को, अपने विचार को, अपने संघर्ष को, अपने अनुभव को साथ में लेकर गए। जी बिल्कुल, मैं एक उदाहरण लेना चाहूंगा इस संदर्भ में। अभी मेरी कुछ दिन पहले एक मुलाकात हुई थी सीपीआई माओवादी के एक बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के लीडर थे। उनकी 18 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके स्मारक मनाया गया था। तो उस स्मारक पर जो उनका लोग श्रद्धासुमन अर्पित करने गए हुए थे इन्हीं दिनों, तो मैं उनसे पूछा कि ये कैसे नक्सलाइट बन गए या माओवादी बन गए। उन्होंने जवाब दिया कि क्या कहे, चाचा उनसे बता रहे थे कि बंगाली लोग आया, कहाँ से क्या पता नहीं, लापता हो गया, सबसे नजरे नहीं आया हमको, बाद में मालूम हुआ माओवादी बन गया। तो बंगाल में जो ज्योति बसु के नेतृत्व में या भारत सरकार के नेतृत्व इंदिरा गांधी थी उसमें में जो दमन चलाई वहां, और 20,000 से अधिक बंगाली युवाओं को बर्बर और क्रूर यातना देकर उनकी हत्या कर दिया, और जिस कारण लोगों को वहां से अलग अलग जगह भागना पड़ा, वो तमाम जगह अपनी कहानियों को ले गए, जैसा कि अभी आपने बताया, और तमाम जगह लोगों ने आंदोलन खड़ा कर दिया। अगर ये बंगालियों पर इस तरह से, नक्सलवादियों पर इस तरह से हमला ना करती पुलिस, अगर किसी और तरीके से ट्रीट करती, अगर संभावना इस बात की हो सकती थी कि नक्सलवादी आंदोलन वहीं पर सिमट जाता। लोग कहीं जाते ही नहीं, जाते ही नहीं, तो वो विचार फैलता ही नहीं। और देखो ना, पीडब्ल्यूजी ग्रुप जो है, पीपल्स वार ग्रुप जो आंध्र प्रदेश का है, जब आंध्र प्रदेश में उन पर वहां से लेकर गढ़चिरौली महाराष्ट्र में जब उन पर स्टेट का अत्याचार बढ़ा, वो झारखंड आ गए। और झारखंड में जो नक्सलवादी आंदोलन का चेहरा है, उसके पीछे है कौन? आंध्र के तेलुगुस हैं, महाराष्ट्र गढ़चिरौली के नक्सल हैं, बिल्कुल। उनको वहां से भगाया, यहाँ पर आके लीडर बन गए, कमांडर बन गए। तो आप जब विस्थापित करते हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि आप सिर्फ चिंगारी को फैला रहे हैं, आप उसको कंटेन नहीं कर रहे हैं। आप मूर्ख हैं, आप सोचते हैं कि भाग गया, मुझ पर ताव दे दिए, हाँ हाँ देख लो हम कर दे बनी। तो ये जो बेवकूफी है ना, ये जो मेंटेलिटी है ना, ये अल्टीमेटली जो शोषक वर्ग है उसके खिलाफ है। जी, एक कहानी मैं इस बार बताऊंगा आपको, जो मुझे मैंने कहीं पढ़ा था। एक बौद्धिस्ट संत अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। बुद्धिज्म ही देख लो ना, अगर पुष्यमित्र शुंग ने बुद्धिस्टों को नहीं भगाया रहता तो चाइना और जापान बुद्धिस्ट बनता क्या? तो वो कहानी था, देख लो ना। वो लोग एक गांव पहुंचे, उस गांव के लोगों ने इनको बहुत पत्थर मारे, गाली गलौज किए, पूरा हेट किए उस तरह से। तो ये जब साधु वहां से निकले तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम लोग यहीं रहो, सुखी रहो। हाँ। फिर आगे बढ़े, एक गांव मिला जहां पर कि लोगों ने काफी सम्मान दिया, काफी स्वागत किया उनका, काफी उनका सेवा खातिर किया। जब वो निकले तो उन्होंने कहा तुम लोग बर्बाद हो जाओ। तो शिष्य पूछा कि जो आपको बोला कि पत्थर मारे, उनको अपने कहा उसको तुम आबाद रहो, खाना पीना खिलाया, स्वागत कि बर्बाद हो जाओ। तो शिष्य गुरु जवाब देते हैं कि अगर बुरे लोग एक ही जगह रहे तो बुराई सिर्फ वहीं तक रहेगी, लेकिन अगर भले लोग अगर बिखर जाते हैं चारों तरफ, अगर तो हर जगह वो बीज बोएंगे अच्छाइयों का। नक्सलवादियों के साथ यही हुआ है। अब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि नक्सलवादी आंदोलन ने जिस तरह से सरकार दमन कर रही है, लगातार उनके 28, 24, 16, 15 संख्या में उसके लोग मारे जा रहे हैं, जनताएं मारी जा रही है, औरतों को मारा जा रहा है, उसका असर पूरे दुनिया में फैल रहा है और भारत सरकार की थू-थू हो रही है। नक्सलवादी आंदोलन से शुरू हुआ यह आंदोलन की चिंगारी जिस तरह से तमाम देशों में फैला है, अगर वह दमन का सहारा लेती नहीं, अगर संभावना थी कि वह आंदोलन एक जगह सिमट जाता और बाद में समाप्त हो सकता था या नए रूप में निकलता, लेकिन दमन के साथ जिस तरह उन्होंने किया उसका परिणाम है कि ये जो भारी आबादी जो माओवादियों के साथ चल रही है, जुट रही है, और हर दिन पुलिस के साथ, सत्ता के साथ दो हाथ कर रही है। माओवादियों ने जिस तरह से अपना सरकार की स्थापना किया है,
वह सीधी सीधी भारत की सत्ता को चुनौती दे रही है। संभावना है कि अगर भारत सरकार उनके साथ में अगर इसी तरह से दंडात्मक कार्रवाई करती रही तो वह दिन दूर नहीं जब माओवादी भारी कुर्बानी देने के बावजूद भारत की सत्ता पर काबिज हो जाएगी। ये किसान आंदोलन यही रेखांकित करेगा और इस किसान आंदोलन जो माओवादियों का नक्सलवादियों के साथ जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ मुद्दों में एक ही मुद्दे पर लड़ रहे हैं, इस बात की पूरी संभावना दिखती है कि हजारों लाखों की कुर्बानी देने के बाद माओवादी सत्ता पर काबिज हो जाए और किसानों की जो मजदूरों की जो मूल समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर किया जाए कर देगी और नए समाज का नए सूरज का दिन लोगों को दिखाएगी। सुब्रतो जी, मेरा एक अंतिम सवाल रहेगा आपके साथ में, ये जो अभी इंडिया गठबंधन की और से चुनाव हो रहा है, इन्होंने जो मांग किया है कि हम अगर ये सरकार बनती हमारी है तो एमएसपी को ही मांग कर देंगे, पूरा करेंगे, तो आपको कितनी संभावना दिखती है कि एमएसपी का मामला ये इंडिया गठबंधन हल कर पाएगा? एमएसपी को लागू करने के लिए भारत को डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ट्रीटी से बाहर निकलना पड़ेगा। बिना बाहर निकले हुए उसको नहीं मानना पड़ेगा। पहली बात, ये काम चाइना आसानी से कर सकता है, तो वो डब्ल्यूटीओ पर साइन ही नहीं करता है। करने का मतलब क्या है? अगर राहुल गांधी में दम है तो उसको सबसे पहले भारत को डब्ल्यूटीओ से अलग करना पड़ेगा। उसके अलग किए बगैर आप एमएसपी को लागू नहीं कर सकते। जैसे अच्छे दिन नहीं आ सकते, 15 लाख दिए नहीं आ सकते। आपने बताया कि राहुल गांधी इस समस्या को डब्ल्यूटीओ से अलग होने में जो भी प्रोसेस होगा, जितने की बात चलेगा पता, ये माओवादियों के लिए कितना ये आसान होगा या मुश्किल होगा एमएसपी से बाहर आना, अगर सत्ता चली आती है माओवादी तो? माओवादी तो एक दिन में आ जाएगा, क्योंकि जहां पर कम्युनिस्ट शासन होती है वो पिछले सारे सरकारों के जो ट्रीटीज हैं, संधियां हैं, ये सारी चीजें उसको तो कूड़ेदान में फेंक देती है उठाकर। उसके लिए तो कोई बात ही नहीं। उसका आने का मतलब ही है कि ये सारी चीजें खत्म हो जाए। अब डब्ल्यूटीओ की बात क्या करना है? आईएमएफ भी निकल जाएगा, वर्ल्ड बैंक भी निकल जाएगा। जो विदेशी कर्जा है उसको सीधे बोल देगा कि हम नहीं लौटाएंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। क्या उखाड़ोगे 140 करोड़ रुपए देश का? जी। क्या उखाड़ लोगे? प्रतिबंध लगाओगे। तो प्रतिबंध लगाने से क्या है? हमारा बाजार अपने आप इतना बड़ा है जिसमें कि 20 यूरोप समा जाता है, 7 यूरोप समा जाता है। आप लगाते रहो प्रतिबंध, क्या कर लोगे? जब अपने आप पर भरोसा आदमी का जागता है ना। मैं अगर घर से निकलता हूँ, 4 आदमी बोलते हैं इनसे बात मैं नहीं करूंगा, मेरा क्या उखड़ जाएगा? मत करो, तुम्हारी मर्जी। जो तुम्हें मुझसे मिलने वाला था वो तो नहीं मिलेगा, मुझे तो वैसे भी तुमसे कुछ नहीं मिलने वाला है। वर्ल्ड ट्रेड और आईएमएफ से क्या मिलेगा? मुझे कर्जा मिलेगा ना, मुझे कर्जे की जरूरत नहीं। मत करो। आपने बताया पूरी चीजों को, तथ्यों को रखा और ये बताया कि माओवादियों के लिए ही केवल किसानों की समस्याओं का, जमीन की समस्या हो, एमएसपी की समस्या हो या जो भी समस्याएं हो, सिर्फ और सिर्फ माओवादी ही उसको हल कर सकता है। और कोई नहीं कर अन्य पार्टियां के पास कितनी क्षमता आप देख लेंगे, देख ही रहे 70 सालों से। है ही नहीं। बिल्कुल सुब्रतो जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी जानकारी लोगों को दिया और दर्शकों को बताया चीजों के बारे में, किस तरह से देश चल रही है, किसान मूवमेंट किस तरह से आज माओवादियों के रूप में खड़ी होकर के पूरे देश की सत्ता कब्जा करेगी, समस्या हल करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रतो जी। नमस्कार आपका। आभार दर्शकों की तरफ से आपका ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बिल्कुल।